ये दुनिया डिस्टर्बिंग और अनकंफर्टेबल चीज़ों से भरी हुई है। जब हम कुछ डिस्गस्टिंग सोचते हैं, कोई उससे भी ज़्यादा ब्रूटल चीज़ सामने आ जाती है। और इन्हीं अनकंफर्टेबल चीज़ों में से एक है कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म अपने आप में एक बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है और इसको भी एक बंदा एक्सट्रीम लेवल पर ले गया। हाय, आई एम फ्रैंकी फ्रॉम जर्मनी। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी हाइट और वेट बताओ और अपनी पिक सेंड करो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे पास जल्दी आओगे। आई एम हंग्री, योर बुचर फ्रैंकी। 17 सितंबर 2002 को ये एडवर्टाइजमेंट पोस्ट की गई कैनिबल कैफ़े में। कैनिबल कैफ़े एक ऐसा इंटरनेट फोरम जहां लोग इंसानों को काटने, मारने या खाने की ख्वाहिश या फैंटेसीज़ को डिस्कस करते हैं। और शॉकिंग बात तो यह है कि कैनिबल कैफ़े में इन फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए लोग भी होते हैं जो खुद को एज अ लंच और डिनर ऑफ़र करते हैं। वो चाहते हैं कि उनको उनके सामने ही काटा जाए और खाया जाए। ये लोग चाहते हैं कि उनको अलग अलग तरीक़ों से उनके सामने ही खाया जाए। जैसे कोई चाहता था कि उसे रस्सियों से बांधकर बारबेक्यू किया जाए, कोई चाहता था कि उसके छोटे छोटे पीसीस करके पैन फ्राई किया जाए। एक इंसान तो ऐसा था जो ये चाहता था कि उसके पीनस को काट कर फ्राई किया जाए और उसके सामने ही खाया जाए और उसको भी खिलाया जाए। ऐसी ऐसी फैंटेसीज़ रखने वाले इंसान कैनिबल कैफ़े पे मिलते थे। ये जो एडवर्टाइजमेंट हमने वीडियो के स्टार्ट में देखी, ये कोई फेक ऐड नहीं थी। ये ऐड एक रियल पर्सन ने पोस्ट की थी। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर दूसरे इंसानों को खाने की ख्वाहिश बचपन से ही पल रही थी। 10 साल की उम्र से ही वो दूसरे इंसानों को खाना चाहता था। ये एडवर्टाइजमेंट थी जर्मनी के आर्मिन म्यूविस की। अब सवाल ये है कि क्या कहानी थी आर्मिन के पीछे? क्या चाइल्डहुड के ट्रॉमास ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था, या वो बाय बर्थ ही ऐसा था? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स तो नहीं कर सकता। आज की वीडियो में हम एक ऐसे केस को डिस्कस करेंगे जो इस बात को प्रूव करता है कि इंसान की लोनलीनेस उसको किस हद तक ले जा सकती है। सो लेट्स अनकवर द स्टोरी ऑफ रोटनबर्ग कैनिबल। डेट है 1961। जर्मनी के एक छोटे से शहर एसन में बेस्ड एक फैमिली में एक लड़के की पैदाइश होती है। उसका नाम रखा गया आर्मिन। आर्मिन की मदर का नाम वॉल्टोर्ड मेविस था, जो एक हाउसवाइफ थी। आर्मिन के फादर का नाम गुस्ताव मेविस था, जो एक पुलिस ऑफिसर थे। ये आर्मिन की मदर की तीसरी शादी थी और पहली 2 शादियों से आर्मिन के 2 एल्डर स्टेप ब्रदर्स थे। आर्मिन बचपन से ही एक डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट में रह रहा था। उसकी लाइफ स्ट्रेस और लोनलीनेस से भरी हुई थी। उसके फादर फैमिली पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और उसकी मदर की नेचर काफ़ी अजीब थी। और ऐसे ही जब आर्मिन 8 साल का हुआ तो उसके फादर किसी को कुछ बताए बिना ही अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए। इस चीज़ के बाद आर्मिन की मदर और भी ज़्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो गई थी। बट अपने फादर के जाने के बाद आर्मिन काफ़ी ज़्यादा सैड और अकेला हो गया था। और आर्मिन के जो दोनों स्टेप ब्रदर्स थे वो भी घर छोड़ चुके थे। अब आर्मिन अपनी मदर के कंट्रोल में रह रहा था। आर्मिन की फैमिली ने रोटनबर्ग में एक बहुत ही बड़ा घर खरीदा था जिसमें 44 रूम्स थे और आर्मिन अब अकेला अपनी मदर के साथ इस 44 रूम्स के घर में रह रहा था। और जिस टाउन में उनका ये घर था, रोटनबर्ग टाउन, वहाँ काफ़ी कम पॉपुलेशन थी। 2010 तक रोटनबर्ग में सिर्फ 30 लोग रहते थे। इसी वजह से आर्मिन हर टाइम खुद को अकेला फील करता था। उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था और साथ ही आर्मिन की मदर उसको कहीं अकेला नहीं छोड़ती थी। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आर्मिन अब रियलिटी से बहुत दूर हो गया था। वो बाकी लोगों से अलग हो चुका था, किसी से कुछ खास बातचीत नहीं करता था। आर्मिन अपने घर के ग्राउंड में अकेला ही खेलता रहता था और ख़ुद से ही बातें करता रहता था और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। और उसके माइंड में एक बात बैठ गई थी कि उससे जुड़ा हर इंसान उसको कभी ना कभी अकेला छोड़ ही जाएगा। आर्मिन इतना अकेला हो गया था कि उसने अपने माइंड में एक इमेजिनरी दुनिया बना ली थी जिसमें उसने अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया था और उसको लगता था कि उसका ये फ्रेंड हर टाइम उसके साथ रहता है। उसने अपने इस इमेजिनरी फ्रेंड को नाम दिया था फ्रैंकी। लेकिन अब उसके माइंड में ये डर भी था कि एक दिन उसका ये इमेजिनरी फ्रेंड भी उसको अकेला छोड़ जाएगा। इसी डर के साथ उसके माइंड में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात डेवलप हो गई और वो ये थी कि अगर आर्मिन अपने इमेजिनरी फ्रेंड मीन्स के फ्रैंकी को खा ले तो वो हमेशा उसके अंदर ही रहेगा और कभी उससे दूर नहीं हो सकेगा। और इसी सोच के साथ शुरुआत होती है एक बहुत ही ब्रूटल और अनकंफर्टेबल क्राइम की।
बचपन से ही आर्मिन के माइंड में ये बात बैठ गई थी कि अगर उसको किसी भी इंसान को अपने पास रखना है तो उसको उसे खाना होगा। वो अक्सर पिग्स के स्लॉटर हाउस में जाया करता था। वहाँ पर हुक्स पे लटके हुए पिग्स की जगह इंसानों को इमेजिन करता था। वो अपने रूम में अकेला बैठा अपनी ये सारी फैंटेसीज़ और ड्रीम्स को एक डायरी में लिखता था। साथ ही वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड के बॉडी पार्ट्स को भी कटा हुआ और प्लेट में रखा हुआ ड्रॉ करता था। वो सिर्फ इन पार्ट्स को ड्रॉ नहीं करता था बल्कि प्रॉपर एक मील की तरह सजाता था। यह सब आर्मिन के अंदर चल रहा था। बाहर से आर्मिन बिल्कुल नॉर्मल लगता था, यहाँ तक कि 1981 से 1993 तक उसने जर्मन आर्मी में भी सर्व किया। मीन्स के 20 साल की उम्र से 32 साल की उम्र तक वो जर्मन आर्मी का हिस्सा रहा था। आर्मी यूनिफॉर्म में एक डिसिप्लिन ऑफिसर ही लगता था, यहाँ तक कि किसी को कभी शक भी नहीं हुआ कि आर्मिन के माइंड में कितने ब्रूटल थॉट्स चल रहे हैं। बढ़ती एज के साथ आर्मिन के सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बढ़ रहे थे, लेकिन बचपन की लोनलीनेस की वजह से वो लड़की तो दूर किसी लड़के से भी सही से बात नहीं कर पाता था। इसलिए वो अपने ये सारे डिज़ायर्स अपने इमेजिनरी फ्रेंड फ्रैंकी के साथ शेयर करता था। और साथ ही उसके माइंड में ये भी था कि अगर उसको फ्रैंकी को हमेशा अपने साथ रखना है तो उसको फ्रैंकी को खाना ही पड़ेगा ताकि वो कभी उससे दूर ना जा सके। और इसी के साथ आर्मिन के माइंड में इंटीमेसी के कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल चेंज हो गए थे। उसको लगता था कि अगर उसको इंटीमेट फील करना है तो उसको अपने फ्रेंड का पेट फाड़कर उसके सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल कर उसको छोटे छोटे पीसीज में काटना होगा, तभी वो इंटीमेट फील कर पाएगा। उसके माइंड में हर टाइम यही चलता रहता था। ऐसा भी नहीं था कि आर्मिन की लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आई। 1981 से 1993 के बीच उसने इंगेजमेंट तक कर ली थी, लेकिन बाद में उसने ये इंगेजमेंट ख़त्म कर दी। और ऐसा करने की वजह यह थी कि जिस लड़की से उसकी इंगेजमेंट हुई थी उसकी शक्ल उसकी मदर से काफ़ी मिलती थी। इसके अलावा भी आर्मिन का 2 और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रहा था, लेकिन उन्होंने भी आर्मिन को छोड़ दिया। और छोड़ने की वजह यह थी कि आर्मिन दोनों जेंडर्स में इंटरेस्टेड था। आर्मी के बाद आर्मिन ने रोटनबर्ग में ये कंप्यूटर टेक्नीशियन की जॉब की। 90s के टाइम पर जर्मनी में इंटरनेट तेज़ी से फैल रहा था। जर्मनी के लोगों के लिए इंटरनेट एक अलग ही दुनिया थी। लोग इंटरनेट को एक्सप्लोर कर रहे थे और उनको मज़ा भी आ रहा था। कॉन्टैक्ट्स, चैट रूम्स, फोरम्स, और इन्हीं फोरम्स में से कुछ फोरम्स ऐसे थे जिन पे आर्मिन को उसके ही जैसी मेंटेलिटी रखने वाले लोग मिल सकते थे। लेकिन उस टाइम पे आर्मिन की मदर ज़िंदा थी, जिसकी वजह से आर्मिन को ऐसा कुछ करना ठीक नहीं लग रहा था। बट 1999 में आर्मिन की मदर की डेथ हो गई और आर्मिन एक बार फिर से पूरी दुनिया में अकेला हो गया। अभी भी आर्मिन के अंदर किसी दूसरे इंसान को खाने की भूख थी और यही भूख उसको ले आई द कैनिबल कैफ़े तक। कैनिबल कैफ़े एक ऐसा इंटरनेट फोरम जहां लोग अपने ब्रूटल और डिस्टर्बिंग डिज़ायर्स ओपनली डिस्क्राइब करते थे। बट फ़र्क यह था कि बाकी सारे लोग अपनी फैंटेसीज़ को सिर्फ लिखते थे, लेकिन आर्मिन अपनी सारी लिखी हुई बातों को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहता था। और फिर जून 2000 में आर्मिन ने एक एडवर्टाइजमेंट लिखी जिससे शुरुआत हुई एक बहुत ही ब्रूटल क्राइम की। इसी एडवर्टाइजमेंट की वजह से आर्मिन मिला जॉर्ज बूश से। जॉर्ज के अंदर भी आर्मिन वाली फैंटेसीज थी। वो भी किसी इंसान को खाना चाहता था और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग वो ये भी चाहता था कि उसे कोई उसके सामने ही खाए। आर्मिन और बूश बहुत ज़्यादा बातें करते थे एंड देन दे डिसाइडेड कि हमें मिलना चाहिए। 12 नवंबर 2000 आर्मिन और बूश फर्स्ट टाइम मिलते हैं। इस मीटिंग में आर्मिन बूश की पूरी बॉडी पर ऑलिव ऑयल से मसाज करता है और उन पार्ट्स को सर्कल करता है जो वो एक्चुअली खाना चाहता था। यह सब कुछ एक प्रिपरेशन की तरह था जहां आर्मिन जॉर्ज को कुक करने की बातें कर रहा था। इन्होंने फर्स्ट मीटिंग में यही बात की थी कि वो एक दूसरे के कौन से बॉडी पार्ट्स को खा सकते हैं और कौन से बॉडी पार्ट्स ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। और जॉर्ज ने तो ये भी कहा था कि नेक्स्ट मीटिंग में मैं अपने और दोस्त भी लाऊंगा जिनको तुम टॉर्चर कर सकते हो और खा सकते हो। 19 नवंबर 2000 ये वो डेट थी जब वो अपनी डिज़ायर्स को रियलिटी में पूरा करने वाले थे। जो सब उन्होंने प्लान किया था उसको रियल लाइफ में परफॉर्म करने वाले थे। वो लोग ये सब परफॉर्म करने वाले थे आर्मिन के 44 रूम्स वाले घर के एक ऐसे रूम में जिसको आर्मिन ने एक स्लॉटर हाउस की तरह बना रखा था। जॉर्ज खुद को आर्मिन को खिलाने के लिए पूरी तरह रेडी था, बट जैसे ही आर्मिन उसको उस रूम में लेके जाता है तो जॉर्ज डर जाता है और अपने फैसले से पीछे हट जाता है। अब आर्मिन काफ़ी दुखी हो गया था क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम एक ऐसा इंसान मिला था जो उसकी डिज़ायर्स को पूरा कर सकता था, लेकिन अब वो भी पीछे हट चुका था।
आर्मिन उसके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था, बट आर्मिन ये मानता था कि किसी को सिर्फ खाना ही कैनिबलिज्म नहीं है, बल्कि जिसको खाना हो वो खुद आपको खुशी खुशी ये ऑफ़र करे कि उसको खाया जाए। अर्ली 2000s में आर्मिन ने तकरीबन 60 एडवर्टाइजमेंट्स पोस्ट की, बट जैसे पहले जॉर्ज आया था और डर गया था, आर्मिन अब अपनी पोस्ट की एंडिंग में लिखता था दैट ओनली सीरियस कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। और काफ़ी सारे लोगों ने इन पोस्ट पर रिप्लाई भी किया। ये वही लोग थे जो चाहते थे कि उनको उनके सामने ही खाया जाए। बट जब ये लोग रियलिटी में आर्मिन से मिलते थे और उसका स्लॉटर रूम देखते थे तो वो डर जाते थे। लेकिन आगे चीज़ें और भी डार्क होने वाली थी। February 5, 2001, आर्मिन की पोस्ट पर रिप्लाई आया, आई एम रेडी विद द यूज़र नेम Keter99। आर्मिन को इन वर्ड्स आई एम रेडी के पीछे सीरियसनेस नज़र आई। आर्मिन की डायरी के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स उसके लिए सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, बल्कि इमोशनल क्लाइमैक्स था। देन आर्मिन ने Keter99 को रिप्लाई किया, आई एम ग्लैड, आई वुड लाइक टू मीट यू इन पर्सन एंड फुलफिल योर विश। Keter99 के पीछे था बर्न्ड जर्गन ब्रैंडस। ब्रैंडस की एज थी 43 और वो जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में रहता था। वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था, बट वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। ब्रैंडस की मदर की उसके बचपन में ही डेथ हो गई थी और उसकी एक बहुत ही पुरानी अर्ज थी, कैस्ट्रेशन। ब्रैंडस एक साइड पे तो काफ़ी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था, फैमिली, जॉब एक्सेट्रा, बट दूसरी तरफ वही सेम डिज़ायर्स और वही फैंटेसीज़, ये इंटरनल डिज़ायर्स उसकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे थे और साथ ही उसकी लोनलीनेस को भी बढ़ा रहे थे। उस टाइम पे ब्रैंडस का उसकी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप हो गया था क्योंकि उसने उसे पकड़ लिया था वाइल ही वॉज चीटिंग विद 2 अदर मैंस। यस, ब्रैंडस भी दोनों जेंडर्स में इंटरेस्टेड था। ब्रैंडस उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब था। उसके फादर ने भी उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था जब उनको पता चला कि वो बाइसेक्सुअल है। ब्रैंडस इतना अकेला हो गया था कि उसने अपना ज़्यादा टाइम गे सेक्स वर्कर्स के साथ गुजारना शुरू कर दिया था। एक बार तो उसने एक गे सेक्स वर्कर को कहा कि मेरा पीनस चाकू से काट दो, लेकिन उसने उसको ये सब करने से मना कर दिया। लेकिन जब उसने कैनिबल कैफ़े पर आर्मिन की पोस्ट देखी तो उसको एक होप नज़र आई, कैस्ट्रेशन की। ब्रैंडस के लिए ड्रग्स और अल्कोहल वगैरह काफ़ी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन इन सब के अलावा सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी उसके अंदर बढ़ने वाली ख्वाहिश मरने की और किसी और के हाथों से मरने की। रियल लाइफ में मिलने से पहले ब्रैंडस और आर्मिन 3-4 महीने तक ऑनलाइन चैट्स करते रहे, जहां ब्रैंडस आर्मिन को अपने डिज़ायर्स बताता था, कैस्ट्रेशन की, कैनिबलिज्म की और मरने की। वो आर्मिन को एक एक डिटेल बता रहा था और आर्मिन सब डिटेल्स को नोट डाउन कर रहा था, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रैंडस और आर्मिन ने अपनी डिज़ायर्स और फैंटेसीज़ को इमोशनल और सेक्सुअल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया। ब्रैंडस के लिए आर्मिन वो इंसान था जिसने उसकी डेथ की डिज़ायर को सही से समझ लिया हो, और आर्मिन के लिए ब्रैंडस एक लिविंग फूड था जिसको खा के वो अपनी सालों की भूख मिटा सकता हो। 9 मार्च 2001, आर्मिन और ब्रैंडस फर्स्ट टाइम स्टेशन पर मिलते हैं। आर्मिन ने सोचा था कि पहले कुछ दिन दोनों साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन ब्रैंडस ने कहा नहीं, आज ही स्लॉटर होना चाहिए। और ब्रैंडस की रिक्वेस्ट पे वो दोनों आर्मिन के घर गए, जहां वो एक बेड पर घंटों तक कडल करते रहे। उस मोमेंट पे वो दोनों अपने सेक्सुअल और इमोशनल बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, लेकिन ब्रैंडस के लिए कैस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और आर्मिन के लिए ब्रैंडस का कटा हुआ पीनस खाना, ताकि वो इंटीमेसी फील कर सके। आर्मिन के लिए ये सब इंटीमेसी थी। अब आर्मिन अपने स्लॉटर रूम में एक वीडियो कैमरा सेट करता है ताकि ब्रैंडस अपने कैस्ट्रेशन के प्रोसेस को अपनी आंखों से देख सके। स्लॉटर रूम में आर्मिन ने 6 नाइफ्स, एक हैचेट और एक मीट ग्राइंडर रखा हुआ था, और साथ ही स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन बुचरिंग गाइड डाउनलोड करके ट्रांसलेट करके रखी हुई थी। वैसे तो ब्रैंडस उसका पहला शिकार था, लेकिन फिर भी उसका स्लॉटर रूम सेम एक पिग स्लॉटर हाउस जैसा था। ब्रैंडस अब ज़मीन पर नेकेड और टांगे खोल कर लेटा हुआ था। उसकी एक ही विश थी कि कोई उसके पीनस को बाइट करके उतार दे, एंड आर्मिन सेम वही चीज़ करता है और वो काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। अब ब्रैंडस बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है, लेकिन यहाँ वो खुद आर्मिन को कहता है, टेक अ नाइफ। अब आर्मिन नाइफ की मदद से उसके पीनस को उसकी बॉडी से अलग करता है और ब्रैंडस की उस जगह से काफ़ी तेज़ ब्लड निकलता है।
इस ब्लड का प्रेशर इतना था कि वो ब्लड कैमरा की हाइट तक चला जाता है। और इसके बाद भी ब्रांडस कहता है, इट डिडंट हर्ट एज मच एज आई थॉट इट वुड। अब ब्रांडस और आर्मिन उसके कटे हुए पीनस को कच्चा खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खा नहीं पाते। तभी आर्मिन ब्रांडस को ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ देता है और उसके कटे हुए पीनस को साल्ट और पेपर के साथ फ्राई करने लग जाता है। लेकिन इस कुकिंग प्रोसेस के बीच बीच में आर्मिन ब्रांडस को देखने आता है, जिसकी वजह से वो पीनस जल जाता है। अब ब्रांडस और आर्मिन वो खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना जला होता है कि उनसे खाया नहीं जाता। तो आर्मिन वो पीनस चॉप करके अपने डॉग को खिला देता है। अब वो दोनों ही काफ़ी डिसअपॉइंट हो चुके थे, क्योंकि जो उन्होंने टेस्ट करना था वो नहीं कर पाए। लेकिन तब ब्रांडस कहता है कि अगर मैं सुबह तक रुकूं तो हम मेरे बॉल से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। एक बॉल तुम खाना और एक मैं खाऊंगा। लेकिन अब तक ब्रांडस का काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था और वीडियो कैमरा में यह सब कुछ अभी भी रिकॉर्ड हो रहा था। अब आर्मिन ब्रांडस को उठाकर बाथटब में लिटा देता है, जिससे आर्मिन जो आगे ब्रांडस की बॉडी के साथ करने वाला है वो उसके लिए ईजी हो जाए। आर्मिन ब्रांडस को बाथटब में ऐसे ही छोड़कर बुक पढ़ने चला जाता है। जब वो रात को अराउंड 2-3 बजे ब्रांडस के पास आता है तो वो देखता है कि ब्रांडस से उठा ही नहीं जा रहा होता। वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता है उठने में भी, क्योंकि ब्रांडस ने इस सारे प्रोसेस से पहले बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स और कफ सिरप्स कंज्यूम किए थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेन बर्दाश्त कर सके। और तब आर्मिन को लगता है कि ब्रांडस फाइनली मर चुका है। अब वो ब्रांडस को एक टेबल पर रखता है और उसके हाथ पैर को रस्सियों से टेबल के कॉर्नर्स के साथ बांध देता है और एक नाइफ लेता है और उसके गले पर 4 बार स्टैब करता है। और हर स्टैब के साथ उसके अंदर जो डिज़ायर थी वो पूरी हो रही थी। अब आर्मिन नाइफ से उसकी उंगलियां अलग करता है, फिर अपने हैचेट से उसका सर उसकी बॉडी से अलग करता है। अब वो मीट हुक यूज़ करता है। हुक को ब्रांडिस की स्किन से चीरता हुआ निकालता है और उसको उल्टा लटका देता है। अब वो ब्रांडिस की बॉडी को इंटरनली साफ करने के लिए सारे ऑर्गन्स निकालता है। अब आर्मिन ब्रांडिस की बची हुई बॉडी को हॉट वाटर से क्लीन करता है और फिर से अपने हैचेट से ज़ोर ज़ोर से स्ट्राइक करता है और उसकी बॉडी के 2 पीसेस कर देता है। ब्रांडिस की बॉडी अब आर्मिन के लिए फूड थी। वो उसकी बॉडी के बहुत सारे पीसेस करता है और उनको प्लास्टिक बैग्स में भरकर डीप फ्रीज़र में रख देता है। और वो इस मीट को पिज़्ज़ा बॉक्सेस से कवर कर देता है ताकि अगर कोई देखे भी तो उसको लगे कि पिज़्ज़ा ही स्टोर किया है। आर्मिन ब्रांडिस की सारी बोन्स और हेड को अपने गार्डन में दफन कर देता है। इस सब के बाद आर्मिन काफ़ी सुकून में था और बहुत एक्साइटेड भी था, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ का बेस्ट डिनर करने वाला था। वो ब्रांडिस की चॉप्ड बॉडी का एक पीस लेता है, उसे पेपर और गार्लिक के साथ फ्राई करता है। वो उस मीट को अपनी फेवरेट वाइन के साथ इंजॉय करता है। आर्मिन ने बताया कि ब्रांडस का फ्लैश खाने के बाद उसको सेक्सुअल प्लेजर फील हुआ और इतना प्लेजर कि ही स्टार्टेड इजैक्यूलेटिंग। और उसने ब्रांडिस का जो मीट था अप्रॉक्सीमेटली 20 kgs, उसने उस मीट को अगले 10 महीने तक खाया। और इन्हीं 10 महीनों में पुलिस को एक टिप मिली कि एक इंसान ऐसा है जो ये सब कुछ कर रहा है। ये टिप एक ऐसे इंसान ने दी थी जो उन्हीं फोरम्स पे जा रहा था जहां आर्मिन ने ये एड्स पोस्ट की थी। 10 दिसंबर 2002 पुलिस आर्मिन के घर पहुंचती है और जैसे ही पुलिस आर्मिन के घर एंटर होती है उन्हें एक अजीब सी स्मेल आती है। पुलिस को देखकर भी आर्मिन कुछ खास रिएक्ट नहीं करता, वो बहुत काम होता है। वो पुलिस को साढ़े 44 रूम्स दिखाता है और जब पुलिस वाले उस स्लॉटर रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर मीट हुक्स हैं और अलग अलग साइज़ की नाइफ्स हैं। और फाइनली जब वो उस फ्रीज़र को खोलते हैं तो उनको दिखता है पिज़्ज़ा बॉक्सेस, और जब वो पिज़्ज़ा बॉक्सेस हटाते हैं तो उनको दिखता है मीट। लेकिन आर्मिन से पूछने पर वो कहता है ये एनिमल मीट है। लेकिन उस पुलिस टीम में एक फ़ीमेल ऑफिसर होती है जो कहती है आई कुक फॉर माई किड्स और ये एनिमल मीट नहीं है। वो देखते ही बता देती है कि ये एनिमल मीट नहीं है बल्कि कुछ और ही है। अब पुलिस वाले उस मीट को फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और वहाँ से कंफर्म हुआ कि ये सारा ह्यूमन मीट है। और सर्च के टाइम पुलिस को वो कैमरा भी मिलता है जिसमें ये सारा सीन रिकॉर्ड हुआ था। जब पुलिस ने वो रिकॉर्डिंग देखी तो वो भी शॉक्ड रह गए और उनको सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये लगी कि इस सारे प्रोसेस में ब्रांडस बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा था। वो इस सब से खुश था। जब ये न्यूज़ बाहर आई तो लोग शॉक्ड रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है। जब कोर्ट में ये सारे एविडेंस दिखाए गए तो 2004 में आर्मिन पर ह्यूमन स्लॉटर के चार्जेस लगाए और उसको 8 साल 6 महीने की सज़ा सुनाई। और इस टाइम पर ब्रांडस की बोन्स को उस गार्डन से निकाला गया और उसके बॉयफ्रेंड को भेजा गया और साथ ही एक लेटर भी भेजा गया जो आर्मिन ने खुद लिखा था
जिसमें आर्मिन ने लिखा था, दिस वॉज अ ब्यूटीफुल डेथ फॉर ब्रांडस, एक ऐसी डेथ जिसकी उसको सालों से ख्वाहिश थी। बाद में कोर्ट को लगा कि आर्मिन के जुर्म के हिसाब से उसकी सज़ा कम है, तो उन्होंने पूरे केस को दोबारा स्टडी किया और दोबारा फुटेज देखने पर पता चला जब आर्मिन ने ब्रांडस को टब से उठाया और टेबल पर लिटाया तब उसकी सांसें चल रही थी, और ब्रांडस ने जो वीडियो में कंसेंट दिया था उसमें सिर्फ पीनस को काटना था। उसमें उसने कहीं पर भी ये नहीं बोला था कि उसको स्टैब किया जाए या खाया जाए। इसी चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने आर्मिन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी। इस केस पर एक प्रॉपर मूवी भी है ग्रिम लव के नाम से, जो 2006 में आई। आज भी आर्मिन का 44 रूम्स का घर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग आज भी वहाँ जाते हैं। इस केस को देखने के बाद आप समझ सकते होंगे कि दुनिया में लोगों की किस टाइप की मेंटेलिटी है। बाहर से लोग नॉर्मल ही दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा होता है ये सिर्फ वही जानते हैं। और हाँ, अगर आपको भी ऐसे केसेस देखने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर संडे ऐसे ही क्राइम केसेस पर वीडियोस डालता हूँ, सो सब्सक्राइब। एंड एट द एंड, स्टे अवेयर, स्टे सेफ।